हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का उच्च न्यायालय। ठीक है। राजस्थान की न्यायिक प्रणाली अपन पढ़ रहे थे और उसकी अपन एक क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने देखा था कि जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो आज जिस अस्तित्व में है वह कैसे उसकी क्या ऐतिहासिक यात्रा रही। कुल मिला के कि राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में ना। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि वहाँ से आपके एक प्रश्न बनता है कि कौन सी पीठ का गठन कब किया गया था। ठीक है। जयपुर की पीठ को समाप्त करके वापस से कब बनाया गया था। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो अपन ने कल डिस्कस की थी, तो इसलिए कल की वीडियो आपके लिए हाई कोर्ट को पढ़ने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक प्रश्न बनता है। ठीक है। चाहे 1861 के जो अधिनियम आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, कब आया था? 1861 में। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अपन ने कल देखा था कि 1861 में क्या आया था आपके? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय गठित किए गए। कितने? 3। ठीक है। 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। अच्छा, वो 3 कौन कौन से थे? ये प्रश्न आ चुका है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकती है बोर्ड यहाँ से प्रश्न ना। वो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? ये 1862 में जो 3 हाईकोर्ट बने थे वो कौन कौन से थे? एक था आपका कलकत्ता। ठीक है। दूसरा आपका मद्रास और एक था आपके बॉम्बे। ठीक है। ये 3 हाई कोर्ट बने थे। कब बने थे? 1862 में बन गए थे। कब बन गए थे? 1862 में 3 हाई कोर्ट बन गए थे, है ना। ये एक्ट याद रखना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? 1861 में आया था, है ना। 1861 में आया था, है ना। 1862 में 3 हाईकोर्ट बनाए गए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। 3 हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? 1862 में। ये अपन ने कल देखा था। एक अपन ने कल देखा था कि जो राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो मुख्य पीठ कहाँ पे है आपकी? मुख्य पीठ कहाँ पे है? आपके जोधपुर में है। ठीक है। मुख्य पीठ जोधपुर में है। एक स्थायी पीठ है इसकी, कहाँ पे है? जयपुर में। एक स्थायी पीठ है, ये कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान के उच्च न्यायालय की एकमात्र पीठ कहाँ पे है आपके? जो स्थायी पीठ है वो जयपुर में है। अच्छा, इसको इसका निर्माण गठन कब किया गया? 1976 में। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति से आदेश आदेश आया था ना। 8 दिसंबर 1976 को। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको मत भूलना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था आपके? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की 1956 की धारा 51(2), ये याद रखना। कौन सी धारा है? 51(2) है, ये याद रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51(2), ये धारा याद रखना कि कौन सी धारा के तहत जो जयपुर की स्थायी पीठ है इसका गठन किया गया था। कल भी मैंने इसको बार बार इस पर बार बार जोर दिया था, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2), इस धारा के अकॉर्डिंग जयपुर की जो स्थायी पीठ है इसका गठन किया गया। अच्छा, ये जो आदेश आया था 8 दिसंबर 1976 को, आदेश कौन लेके आएगा? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति के आदेश से, है ना, ये याद रखना। राष्ट्रपति के आदेश से स्थायी पीठ का गठन कब हुआ? राष्ट्रपति के आदेश से। अच्छा, पहले भी तो थी जयपुर की एक खंडपीठ, राजस्थान हाईकोर्ट है, इसकी एक पीठ पहले जयपुर में भी थी, अस्थायी पीठ, है ना। लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त कब किया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त किया था उसको, है ना, ये याद रखना। सत्यनारायण राव समिति, राव समिति की सिफारिश पर
की सिफारिश पर 1958 में 1958 में जयपुर की अस्थायी पीठ, पहले ये अस्थायी थी, जयपुर की अस्थायी पीठ को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1958 में, फरवरी 1958 में। जो सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश, इसकी रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? फरवरी 1958 में। तो 1958 में जयपुर की जो अस्थायी पीठ थी, जयपुर की जो अस्थायी पीठ थी, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अस्थायी पीठ को समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1958 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये याद रखना है कि जो वर्तमान संदर्भ की बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में, तो मुख्य पीठ जोधपुर में है। ठीक है, इसकी वर्तमान में एक स्थायी पीठ है ना, और स्थायी पीठ कहाँ पे आपके? जयपुर में है। 8 दिसंबर 1976 से ये संचालन में है, कार्य संचालन में है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2), ये धारा याद रखना है ना, ये धारा याद रखना। कौन सा एक्ट है? 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51(2) के तहत राजस्थान की जो हाईकोर्ट है, उसकी जयपुर में स्थायी पीठ का गठन किया। किसने, क्या आदेश से हुआ था? राष्ट्रपति के आदेश से हुआ था। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन उच्च न्यायालय के बारे में। वैसे तो उच्च न्यायालय के बारे में 2 दिन से पढ़ रहे हैं अपन। उच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, कल मैंने छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, कौन? पहली बात तो ये कि उच्च न्यायालय का गठन कौन करेगा? उच्च न्यायालय किससे मिलकर बनेगा? तो निर्माण अपन जीरो से पढ़ रहे बिल्कुल है ना। आर्टिकल की आप टेंशन मत लेना, हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आर्टिकल है अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। 4-5 बार अपन उसका रिवीजन कर लेंगे तो अपन को अनुच्छेद याद हो जाएंगे, है ना। जिस तरह अपन ने राज्य विधानमंडल या राज्यपाल पढ़ा था, तो उनके आर्टिकल अपन ने बार बार डिस्कस किए थे, ठीक उसी तरह अपन हाई कोर्ट के आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे और आपको याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। तो जो उच्च न्यायालय होता है उसका निर्माण कैसे होता है? एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, एक कौन होता है आपके? चीफ जस्टिस होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, और अन्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन होते हैं? अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये किसके लिए है? उच्च न्यायालय की अपन बात कर रहे हैं ना। आपके संविधान में जो अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 214, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कैसे करेगा प्रावधान? एक राज्य के लिए, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यह बात याद रखना। ये कौन से आर्टिकल की बात है? आर्टिकल 214, ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना कि अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए आपके एक उच्च न्यायालय होगा। कौन से आर्टिकल में? 214 में, है ना। लेकिन जब अपन संविधान पढ़ते हैं या फिर पॉलिटी पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान पॉलिटी पढ़े या फिर सेंटर की पॉलिटी पढ़े, तो अपन देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे भी है जिनके 2 या अधिक, मतलब 2 या ऐसे राज्य, अधिक राज्य ऐसे भी है जिनका एक ही हाई कोर्ट है, एक ही उच्च न्यायालय है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के 214 आर्टिकल में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कही गई है। लेकिन अपन देखते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में 25 उच्च न्यायालय है, ये बात याद रखना। भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जबकि राज्यों के हिसाब से तो उच्च न्यायालय ज्यादा होने चाहिए। उच्च न्यायालय है ना। कितने उच्च न्यायालय है भारत में? 25 उच्च न्यायालय है। इस बात को याद रखना, ये पूछा जा चुका है, कितने उच्च न्यायालय है भारत में? 25 उच्च न्यायालय, है ना। एक तो ये याद रखना है। अब ये 25 उच्च न्यायालय क्यों है? कि भाई आर्टिकल 214 क्या बोलता है
कि एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन वही राज्यों के हिसाब से उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि आपके जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपके, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था ये? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था आपके? 1956 में। इसने एक बात क्लियर कर दी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया था, इसने एक बात क्लियर कर दी कि दो या, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी, राज्यों के लिए भी, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी, ये मेरी राइटिंग, के लिए भी एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब आपका क्लियर हो गया होगा डाउट, के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, अर्थात साझा उच्च न्यायालय की बात कर दी गई। कब? 7वां संविधान संशोधन, ये क्या खुल गया? ठीक है, ये याद रखना कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि अनुच्छेद 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956 में, इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है, अर्थात साझा उच्च न्यायालय हो सकता है ना। अपन ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पढ़ा था राज्यपाल के टॉपिक में, तब मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, वहां भी साझा राज्यपाल की बात कही गई और यहाँ साझा उच्च न्यायालय की बात कही गई। ठीक है, तो ये जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें संसद को शक्ति दी गई, किसे? संसद को। ठीक है, आपके जो अनुच्छेद 231 है, संसद को शक्ति देगी अनुच्छेद 231 के तहत, क्या शक्ति दी गई कि दो या दो से अधिक राज्यों का, दो से अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। ये याद रखना। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय का प्रावधान, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अपन ने देखा कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये कहा गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होगा, कौन से आर्टिकल के अनुसार? 231, है ना। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधि बनाकर एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। अच्छा, प्रावधान कौन करेगी? संसद, है ना, संसद। याद रखना इस बात को, कौन? संसद। ये नोट याद रखना आप तो, कि संसद दो या संसद दो या दो से अधिक, संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा, राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है, का प्रावधान कर सकती है। कौन करेगी? संसद। याद रखना, संसद करेगी प्रावधान, है ना। अच्छा, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो आपका जो अनुच्छेद अपन ने देखा था, अनुच्छेद 231, है ना, ये बात याद रखना। प्रावधान कौन करेगी? संसद करेगी। प्रावधान कौन करेगी? संसद करेगी। और आर्टिकल कौन सा है? 231 है ना। ये दो चीजें याद रखना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है ना। तो भारत में
तीन ऐसे, एक और पॉइंट याद रखना आपको कि भारत में तीन उच्च न्यायालय तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं। भाई आर्टिकल 231 क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, अभी राजस्थान की कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि भारत में कितने साझा उच्च न्यायालय हैं। ये प्रश्न आ चुका है ना। मैं इतना स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वहां से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा न्यायाधीश कैसे रहा, कब रहा, पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, ठीक है, कौन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा। ये प्रश्न आते हैं, वहां से एक प्रश्न आता है। लेकिन एक प्रश्न आपके थ्योरी से आता है, जो जनरल अपन आज डिटेल कर रहे हैं ना, डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसमें से एक प्रश्न बनता है। और वहां से प्रश्न हो और ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस थ्योरी से आपका प्रश्न जरूर सही हो जाता है, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, है ना। तो वापस देख, ये प्रश्न आ चुका है कि भारत में कितने साझा उच्च न्यायालय हैं, तो आप बोल देना कि तीन साझा उच्च न्यायालय है ना। भारत में तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं। कितने हैं? तीन है ना। भारत में तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं। तीन साझा उच्च न्यायालय है, याद रखना। आर्टिकल बोल दे तो 231 आर्टिकल याद रखना है कि इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है ना, ये याद रखना। तो अपन ने देखा था कि तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, है ना। कौन से है तीन उच्च न्यायालय? ध्यान से सुनना। बम्बई उच्च न्यायालय, कौन सा? एक तो बॉम्बे उच्च न्यायालय, है ना। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय किसके लिए है? महाराष्ट्र और गोवा के लिए। किसके लिए है? महाराष्ट्र और गोवा के लिए। महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक साझा उच्च न्यायालय है। कौन सा है? बम्बई उच्च न्यायालय। तो प्रश्न वैसे आ सकता है कि बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से राज्य, ठीक है, तो महाराष्ट्र और गोवा है, ये सबको याद होता है। एक है आपके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है, तो ये साझा नाम है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। इस ठीक है, दोनों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, है ना। तो ये दो हो गए। एक है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से राज्य आते हैं, या फिर निम्न में से कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय कार्य करता है ना। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए याद रखना असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है? असम है आपके, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इस स्लाइड में एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये प्रश्न बन सकता है ना, कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बार बार देखिए, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य ऐसे हैं इनके लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय कार्य करता है ना। इसको मत भूलना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है ना। तो तीन साझा उच्च न्यायालय है, अपन ने डिस्कस किया था अभी कि तीन उच्च न्यायालय है ना, तीन साझा उच्च न्यायालय है ना। आर्टिकल पूछे तो 231, संविधान संशोधन पूछे तो 7वां संविधान संशोधन, है ना। तो ये याद रखना, छोटी सी चीजें हैं लेकिन आपको एक प्रश्न दे जाती है ना। अच्छा, एक और है इसमें, क्या है? एक प्रश्न ये रहा, केंद्र शासित प्रदेश जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, क्या है कि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। भाई आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो देखते हो, जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, अधीन है पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पंजाब हरियाणा के अधीन आता है, ठीक है। तो ऐसे उच्च न्यायालय, ठीक है, कुछ उच्च न्यायालय जिनके अधीन केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका स्वयं का ही उच्च न्यायालय है। वो कितने हैं? दो है। एक तो है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपके दिल्ली उच्च न्यायालय बना हुआ है ना। ये याद रखना, कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय। एक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूटी है आपके केंद्र शासित प्रदेश, है ना।
पहले राज्य हुआ करता था, इनको अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनका अपना एक उच्च न्यायालय है, साझा उच्च न्यायालय है, लेकिन अपना खुद का उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेश है पर खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक वैसे ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन खुद का अपना उच्च न्यायालय है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनका स्वयं का अपना एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 हो गए। अच्छा, भारत के ऐसे राज्यों के उच्च न्यायालय जो साझा है, तो 3 उच्च न्यायालय भारत में ऐसे हैं जो साझा है। ठीक है, कौन कौन सा देखा था अपन ने? एक तो बॉम्बे उच्च न्यायालय देखा था, एक कौन सा देखा था, एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखा था, और एक कौन सा था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ना। तो 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो साझा है आपके, है ना, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं के अपने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में ऐसे 25 उच्च न्यायालय है ना। ये 3 पॉइंट याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2 है, साझा 3 है, कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय है ना, ये याद रखना, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, नियुक्ति कौन करता है इनकी? उच्च न्यायालय ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय में, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना, ये बात याद रखना। जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, एक बात तो ये याद रख। वापस देखिए, जो उच्च न्यायालय होते हैं आपके, ठीक है, उच्च न्यायालयों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श भी करता है ना, और उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करता है, राज्यपाल से परामर्श करता है ना। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, है ना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आप तो ये याद रखना। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाता है। राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाता है ना, ये याद रखना। अच्छा, ये त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। आप सोच रहे होंगे कि शपथ तो राज्यपाल दिला रहा है लेकिन त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे रहा है ना। सही है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है ना। अच्छा, हटाया कैसे जाता है इनको? हटाते कैसे है? किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है ना। तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कैसे हटाएगा? अनुच्छेद 124 के अनुसार जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 124 के अधीन प्रक्रिया, के अधीन प्रक्रिया से, ये लाइन याद रखना है ऐसे कैसे, है ना। अनुच्छेद 124 में क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो, उनको हटाने का प्रावधान समान है। ध्यान रखना, न्यायाधीश चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उन्हें हटाने का प्रावधान समान है। अनुच्छेद 124 में जो विधि वर्णित कर दी गई उसके तहत न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। अच्छा, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है। त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में या फिर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में।
उन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कैसे देंगे? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 में जो प्रक्रिया वर्णित है उसके तहत चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है। संसद में महाभियोग लाया जाता है ना, हटाने के लिए संसद में क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है ना। संसद में महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हटाया ठीक है। और हटाने का प्रावधान बात करें तो अनुच्छेद 124 में, है ना, ये याद रखना। अनुच्छेद 124 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन, वर्णित प्रक्रिया, है ना। कौन महाभियोग आता है संसद में? हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है ना। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है ना। और त्यागपत्र कैसे देते हैं? ये राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं, है ना। तो इस स्लाइड को वापस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। त्यागपत्र कैसे देते हैं? राष्ट्रपति को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 में जो प्रक्रिया है उसके तहत कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है ना। एक अपन ने देखा था कि संसद में महाभियोग लाया जाता है किसे हटाने के लिए? जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया जाता है, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात करें या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, है ना। अनुच्छेद 124 में हटाने की प्रक्रिया वर्णित है ना, ये याद रखना। अच्छा, होगा कौन? योग्यता देख लेते हैं इनकी एक बार। योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, ये याद रखना। पहले तो ये कि वह कौन होगा? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात ये, उसकी आयु, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो, 62 वर्ष से अधिक न हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 62 वर्ष वर्ष क्यों? 62 वर्ष से अधिक न हो। वो 62 वर्ष इसलिए क्योंकि जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर रहता है। कितनी वर्ष की आयु तक? 62 वर्ष की आयु तक ही हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो ताकि वे न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बन सके। क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है उसकी? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? आयु है 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष है ना। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है, याद रखना। किसकी है? उच्च न्यायालय के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कि 62 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए, दूसरा ये कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या है आगे देखिए। वह
भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य न्यायिक कार्य 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य कर चुका हो, है ना, ये याद रखना। क्या है? न्यायिक कार्य कर चुका है, न्यायिक कार्य कर चुका है। ठीक है, एक और याद रखना आप जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है वो? 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता और वकील या वकील, है ना। अधिवक्ता कैसे बोलते हैं? वकील को। अधिवक्ता या वकील, ये याद रखना। 10 वर्ष तक अधिवक्ता हाई कोर्ट में, है ना, या फिर न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता या वकील रहना चाहिए। अधिवक्ता या वकील, 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील लगातार होना चाहिए ना, लगातार रहा हो, ये याद रखना। 4 चीजें अपन ने देखी है। अपन पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो पहली तो ये कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह न्यायाधीश नहीं बन सकता हाई कोर्ट का, है ना। उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। भाई यदि आयु 62 वर्ष से अधिक हो गई, सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो गई, तो वो कैसे न्यायाधीश बनेगा, है ना। एक ये कि वह भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य कर चुका हो, है ना। न्यायिक कार्य, किसी भी न्यायिक कार्य से वह जुड़ा हो भारत में, है ना। दूसरा ये कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कौन? वकील रहा हो। ठीक है, जो हाई कोर्ट होता है उसमें यदि कोई अधिवक्ता है 10 वर्ष तक, उसका लगातार उसने 10 वर्ष तक कार्य किया है ना, ये सब याद रखना। लगातार, लगातार रहा हो, है ना। लगातार कितना? 10 वर्ष। लगातार 10 वर्ष क्या रहा हो? अधिवक्ता या वकील। ये दो चीजें याद रखना। 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो, है ना। वह भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य कर चुका हो, है ना। उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। वह भारत का नागरिक हो, है ना। ये 4 चीजें याद रखना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में, है ना। अच्छा, इनके जो पेंशन वेतन भत्ते होते हैं, है ना, इनके बारे में देख लीजिए एक बार। जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। ये राज्य की संचित निधि से भारित रहते हैं। संचित निधि, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, निधि पर भारित होंगे। किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संचित निधि पर भारित होंगे, है ना। एक तो याद रखना, बात कर रहे वेतन भत्तों की। दूसरा है इनकी जो पेंशन होती है, जो पेंशन होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ये भारत की संचित निधि पर व्यय होती है ना, ये याद रखना। ये भारत की संचित निधि पर व्यय होती है, भारत की संचित निधि पर व्यय होती है। ये दो चीजें याद रखना कि पेंशन तो होगी भारत की संचित निधि से, है ना, और वेतन भत्ते होंगे राज्य की संचित निधि से। ये दो पॉइंट याद रखना, आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है ना, कि राज्य की संचित निधि पर पेंशन भारित होती है फिर व्यय होती है। नहीं, पेंशन तो भारत की संचित निधि पर होगी, लेकिन वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर होंगे, है ना। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, है ना। इस बात को याद रखना, है ना। पेंशन भारत की संचित निधि पर, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर, है ना। अपने क्या देखा था इससे पहले? अच्छा, योग्यता देख लिया अपन ने, है ना। अच्छा, एक आप याद रखना कि जो हाई कोर्ट है ना, इसकी अपन जैसे आज की जो क्लास है उसमें जो जो आर्टिकल आज अपने डिस्कस किए उन आर्टिकल के बारे में आज पढ़ लेंगे। कल जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे उसमें जो जो आर्टिकल आएंगे उनको अपन एक साथ वापस से डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आर्टिकल अपन एक साथ पढ़ लिया करेंगे। जैसे आज अपन ने कौन कौन से आर्टिकल के बारे में या फिर उनके बारे में देखा है। आर्टिकल 214, इसमें क्या था? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 में है। साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 में है ना। और राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय, वो कौन से में है?
आर्टिकल 214 में, अनुच्छेद 214 में, है ना। 7वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है ना, याद रखना। अनुच्छेद 215 ये अपन कल डिटेल से पढ़ेंगे जब अपन उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना है। क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। यदि आपसे सीधा सीधा मिलान करवाया जाए या फिर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की अभिलेखीय शक्तियों के बारे में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 215 में। अभिलेखीय शक्तियां क्या है? यदि न्यायालय की अवमानना होती है, यदि हाईकोर्ट का कोई आदेश आया और उसकी अवमानना की जाती है, तो हाईकोर्ट उसको दंड देने के लिए उस व्यक्ति को, उस संस्था को, या कोई भी जो निकाय है जिसने अवमानना की है, उसे दंड देने के लिए हाईकोर्ट अधिकृत होता है ना। हाईकोर्ट अधिकृत होता है। तो उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना अनुच्छेद 215, है ना। 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अच्छा, 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है? ठीक है भाई, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश हो गए जो मिलकर उच्च न्यायालय का गठन करेंगे, है ना, ये याद रखना। एक देखा था अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उनके पद की शर्तें अपन ने देखा था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, और उसकी आयु 62 वर्ष पूरी ना हो, है ना, ये चीज अपन ने देखी थी। अच्छा, एक है 219, अनुच्छेद 219 में क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 शपथ अपन ने देखी, प्रतिज्ञान अपन ने देखा कि शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाता है। राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, है ना। अनुच्छेद 231 इसमें क्या देखा था अपन ने? इसमें देखा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा। किसकी बात कही गई थी इसमें? एक साझा उच्च न्यायालय की। साझा उच्च न्यायालय, है ना। इस पे बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी प्रश्न आ सकता है ना। अनुच्छेद 231 में क्या है? साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान है ना। तो आज अपन वापस देख लीजिए अपन ने क्या क्या देखा है, ठीक है। अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग में क्या देखा था कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 में और 3 उच्च न्यायालय बना दिए गए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये देखा अपन ने। और अपन ने उसके बाद देखा था कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर की एक अस्थायी पीठ थी उसको समाप्त कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) कौन सी है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के तहत स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति जी का ऐसा कोई आदेश आया, ठीक है, ये याद रखना। और अपने क्या देखा था? अच्छा, उच्च न्यायालय का निर्माण कौन करेगा? कैसे होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य। अच्छा, एक बात याद रखना, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान जो हाईकोर्ट है, राजस्थान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या याद रखना। राजस्थान में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? 50 है ना। और अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, बस इतना याद रखना कि स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं। स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? 50। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? 50 है। अब 50 पूरे होते हैं, नहीं होते, कभी कभार 33, कभी कभार 35, इतने न्यायाधीश पद पे रहते हैं ना। स्वीकृत कितने हैं? 50 है। अच्छा, अनुच्छेद 214 में क्या था? एक उच्च न्यायालय का प्रावधान था, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद अपन ने देखा था लेकिन भारत में 25 ही उच्च न्यायालय है। अगर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा तो उच्च न्यायालय ज्यादा होने चाहिए, है ना। लेकिन 7वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है ना। अनुच्छेद 231 अपन डिस्कस कर चुके हैं, साझा उच्च न्यायालय, है ना। तो भारत में 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जो साझा है। वो 3 कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 उच्च न्यायालय साझा है। कौन सा है? एक तो बम्बई उच्च न्यायालय है, एक है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, एक है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य है उनका एक उच्च न्यायालय है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये याद रखना। पंजाब हरियाणा का एक है ना। एक है बम्बई उच्च न्यायालय। अच्छा, अपन ने देखा था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। कौन था? एक तो दिल्ली था, एक कौन है? एक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन उनका एक अपना उच्च न्यायालय है ना। और एक है दिल्ली, उसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है ना। ये याद रखना, 2 यूटी है। अच्छा, 3 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पहले बोर्डों ने पूछा हुआ है ना, याद रखना। इस स्लाइड से आपको एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा। फिर अपन ने आर्टिकल डिस्कस किए थे और अपन इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कोई क्वेरी है आपकी तो। और चैनल ये जो अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, उसकी पैनल पीडीएफ आपको एल&टी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है आपको, है ना। यूट्यूब में जो क्लास होती है उस पर आपको लिंक डाल दिया जाता है ना। तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।